अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। आज पढ़ने जा रहे हैं MGT 502 लेक्चर नंबर 32 का पार्ट 1। जो लोग इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ट्यूशन लेते हैं बाकायदा उनको हर चीज़ मार्क करवाई जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो है बेसिकली 4 टाइप्स या काइंड्स नज़र आती है: क्रॉस फंक्शनल, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, डाउल, चेंज ऑफ कमांड एंड एप्लीकेशन, एलोकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। ओके, आगे मैं जो यहाँ पर आऊँगी तो मुझे यहाँ नज़र आता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन कोई नई डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये तमाम चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ टास्क जो है, रिलेशनशिप ऑफ टास्क एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दैट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, मोटिवेट एम्प्लॉइज। जहाँ पे मोटिवेट किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए और अचीव किया जाए अपना गोल वर्क टुगेदर करके। तो ये वही डेफिनेशन है जो मैंने अबव भी आप लोग को डिक्टेट की थी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक इनफॉर्मल सेट है जहाँ पे वैल्यूज एंड नॉर्म्स कंट्रोल किए जाते हों, ठीक है। दैट कंट्रोल्स हाउ पीपल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद अदर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लोग किस तरह से बातचीत करें एक दूसरे से। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमेशा वैल्यूज एंड नॉर्म्स को बताता है। ये आपका MCQs भी है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बेसिकली आपको बताता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कल्चर। जब डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कल्चर की बात की जाएगी तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाएगा। 4 सिम्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वीकनेस के। ये देखिए, एक है डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग आपकी डिले पे डिले होती जा रही है। पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इनोवेटिव रिस्पॉन्स, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब ज़्यादा लड़ाई पाई जाए, जब आपका फैसले टाइम पे ना हो, जब फैसलों की क्वालिटी अच्छी ना हो, जब आपके पास कोई क्रिएटिविटी ना हो, कोई नई चीज़ के लिए इनोवेशन आप नहीं चाह रहे हो, या फोकस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लैक हो रहा है इनोवेशन, चेंजिंग इन्वायरमेंट आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो स्ट्रक्चर की वीकनेस, जो कंपनी की बुनियादी वीकनेस है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की यहाँ पे कुछ बात की गई है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बेसिकली हम कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखते हैं, ठीक जनाब। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें एक तरीके से दी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना होता है। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी जब पाई जाती है, जब एग्जिस्ट व्हेन मैनेजर हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन, जब मैनेजर्स के पास बहुत ही कम मालूमात हो, तो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है आपकी कंपनी के ऊपर, क्योंकि आपको जब मालूमात ही कम है तो फिर चेंजिंग के आप किस तरह से कोप करोगे। अनसर्टेनिटी बेसिकली अचानक कोई ऐसे मामला आ जाते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, जब कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें होने लगे हैं और चेंजिंग होने लगे बहुत जल्दी जल्दी, तो ये अनसर्टेनिटी कहलाई जाती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि गर्मी के अंदर सर्दी के कपड़े पहनकर बैठ जाइए, तो ये क्या है? ये वेदर चेंज होता है। गर्मी के अंदर गर्मी के कपड़े पहने जाते हैं, सर्दी के अंदर सर्दी पे पहने जाते हैं। तो यानी कि हम अपने वेदर के हिसाब से अपने आप को चेंज अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होती है कि अगर अभी कोई चीज़ फला वक्त पर हमें नहीं जो है ना वो सही लग रही, तो उसको चेंज किया जाए। तो जब ये चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है तो अनसर्टेनिटी वहाँ पे पाई जाती है। तो बेसिकली एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी जब पाई जाती है जब मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन ही आपके कम हो। एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं डिसीजन मेकिंग के वो अफेक्ट करने लगे। नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इर्द गिर्द की सूरत हाल आपके फैसलों पे जो है वो नज़रअंदाज होने लगी। टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस, टेक्नोलॉजी का बेसिकली क्या है आपके वर्क प्लेस के अंदर? भाई टेक्नोलॉजी अगर होती है, आजकल हम मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनरी जो है यूज टू डिस्क्राइब मशीनरी और इक्विपमेंट दैट यूज सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर प्रोड्यूस दोज आउटपुट। आजकल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आउटपुट को इन्हांस करने के लिए। तो हम अपनी वर्डिंग भी दे सकते हैं कि नाउ डेज वी यूज़ टेक्नोलॉजी एज वी यूज़ न्यू मशीन्स बेसिकली, और ड्यू टू टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टूल्स बेसिकली आर हिंडर्ड टूवर्ड द टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम आउटडेटेड टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये रुकावट बनेगी टेक्नोलॉजी की। नहीं, तो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन बेसिकली आर अनाउंस एंड दैट्स व्हाई द कंपनीज अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज। तो हम अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं, तकरीबन ये तमाम चीज़ें। और ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, टेक्नोलॉजी द सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट इनटू द आउटपुट।
ठीक। प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? प्रोसेस री इंजीनियरिंग बेसिकली होती है कंसीडर हाउ थिंग्स विल बी डन इफ़ यू कुड स्टार्ट ऑल ओवर फ्रॉम द स्क्रैच। ये चीज़ डेफिनेशन है आपकी। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस, इट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस टेकिंग अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड डिज़ाइनिंग अ बेटर वर्जन। यानी किसी भी चीज़ को दोबारा से रीवर्क करना, उसको बेटर वर्जन फराम करना, ये री इंजीनियरिंग का खासा है, ये प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग कहलाया जाता है। Mitchell Hammer coined the term as a supplier of the organization. Engineering means management should start with a clean sheet of paper, rethinking and redesigning those process by which organization create a value. Okay? ये चीज़ आपने यहाँ तक इसकी कर लेनी है डेफिनेशन। इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्द अपलोड होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।